नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का ये हमारा 11वां वीडियो लेक्चर है और आज की क्लास में हम ग्रामीण विकास एवं रोजगार टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाके अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम में जाइएगा, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिएगा और यहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली शॉर्ट्स वीडियो और क्विक फैक्ट के इमेजेस मिलते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे हम फैक्ट यहाँ पे शेयर करते हैं। इसी तरह आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम हमारा चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा कि यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। तो वीडियो आप शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रामीण विकास एवं रोजगार। तो हमेशा की तरह हम मुख्य बिंदु पहले पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु में हम मनरेगा के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, है ना। मनरेगा के बारे में आप सबको पता होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो मनरेगा का रिपोर्ट हम पहले देखेंगे। पहले 2019-20 का रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम 20-21 का रिपोर्ट देखेंगे। तो 2019-20 के रिपोर्ट के हिसाब से 38.08 लाख परिवारों को मनरेगा से रोजगार प्राप्त हुआ था, जिसमें से 1356.17 लाख मानव दिवस सृजित किए गए थे, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत था 51%। ठीक है, महिलाओं का जो प्रतिशत था वो 51%। जितने लोगों को काम मिला उसमें से मान के चलिए कि 51% महिलाएं थी। और यहाँ पे 4,13,885 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ। तो ये तो हो गया 2019-20 का डेटा। लेकिन 20-21 लेटेस्ट डेटा ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो 20-21 का डेटा आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो वैसे तो मैंने दोनों को पढ़ा दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या है, पिछला डेटा भी पूछा जाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है कि लेटेस्ट डेटा पूछा जाए। तो इसको तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कंपेयर करके भी आप देखेंगे तो ये जो डेटा है 20-21 का, इससे कम है। क्यों? कोरोना के कारण कम लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 26.30 लाख परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ 2020-21 के हिसाब से। 977.54 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, जिसमें से महिलाओं का प्रतिशत 50 है। तो ये जो प्रतिशत है ऑलमोस्ट एकदम इक्वल है। यहाँ पे 51 था तो यहाँ पे 50 है। 93,464 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ। तो ये जो डेटा है 100 दिवस का रोजगार प्राप्त वाला डेटा, वो ज़्यादातर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे 93,464। ठीक है, अब 100 दिवस का रोजगार, देखिए मनरेगा अधिनियम के तहत वैसे भी केंद्र सरकार 100 दिवस का रोजगार देता ही है। राज्य सरकार चाहे तो 100 दिवस से ज़्यादा दे सकता है, जैसे छत्तीसगढ़ में 150 दिवस का मिलता है। तो मनरेगा के बारे में आपको आगे बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊँगा। अब देखते हैं, पहला जो टॉपिक है वो है ग्रामीण विकास। छत्तीसगढ़ राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2000 से ही, जब छत्तीसगढ़ बना तब से लागू। अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या होता है, जैसे जिला पंचायत हो गया, उसके नीचे जनपद पंचायत होता है, उसके नीचे ग्राम पंचायत रहता है। ठीक है, तो जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ये 3 स्तरीय पंचायती राज जो है ये छत्तीसगढ़ जब बना सन 2000 तब से लागू है। इसको पंचायती राज की क्लास में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था। तो आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य के 76.76% 76.76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज याद रखिएगा। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 76.76%। वर्तमान में प्रदेश में 28 जिला पंचायत है और 146 जनपद पंचायत है। ये दोनों डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिला पंचायत जिला से होता है, जितने जिला उतना जिला पंचायत। तो पहले 27 था, फिर 28वां जिला गौरेला पंडरा मरवाही बिलासपुर से टूटकर बन गया, है ना। तो इस तरह से 28 जिला पंचायत आपको याद रखना है, 28 जिला से। अब वो विकास खंड से बनता है जनपद पंचायत। जब छत्तीसगढ़ बना था तब से लेकर 146 ही है विकास खंड। तो 146 विकास खंड से 146 जनपद पंचायत आपको याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10,971 ग्राम पंचायत है। अब ग्राम पंचायत का 2 डेटा आपको याद रखना है। जनगणना हर 10 साल में होता है, अभी 2021 चल रहा है ना। तो कोरोना के कारण जनगणना का काम अभी रुका हुआ है, लेकिन आगे कभी ना कभी तो होगा। तो ऐसा नहीं है कि 2011 के बाद ग्राम पंचायत और नहीं बना, बिल्कुल बना। लेकिन इसका 2 रिपोर्ट आपको याद रखना है। जनगणना 2011 के हिसाब से 10,971 याद रखेंगे
और पंचायत विभाग 2019-20 के अनुसार 11,664 ग्राम पंचायतें संचालित हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितने ग्राम पंचायत है जनगणना 2011 के हिसाब से, तो आप याद रखेंगे 10,971, और पंचायत विभाग के हिसाब से कितना, तो याद रखेंगे 11,664। तो कहीं ना कहीं आपको हिंट दिया जाएगा या इस दोनों डेटा में से कोई एक डेटा वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है। प्रदेश में कुल 28 जिले में से अब हम बात करेंगे अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। तो 28 जिला में से 14 जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और 5 जिला जो है वो आंशिक रूप से। पूर्ण आंशिक रूप का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये आपका कोरिया जिला है, ये आपका सरगुजा जिला है। तो कोरिया जिला कंप्लीट पूरा का पूरा कोरिया जिला जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। सरगुजा जिला पूरा का पूरा सरगुजा जिला अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जिसका कुछ ही पोर्शन जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे दुर्ग है ना, दुर्ग का हो सकता है कुछ इतना ही % जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पूर्ण और आंशिक का मतलब आप समझ गए ना। इसी तरीके से आप याद रखेंगे कि 28 जिले हैं जिसमें से 14 जिले पूर्ण रूप से और 5 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। उसी तरह 146 जनपद पंचायत में से 85 जनपद पंचायत और 10,971 में से 5,050 ग्राम पंचायत जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको एक टेबल में कंपेयर करके समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। प्रशासनिक इकाई जिला पंचायत, जनपद, ग्राम पंचायत, कुल संख्या और अनुसूचित क्षेत्र। तो कुल है 28 जिला में से 14 पूर्ण रूप से और 5 आंशिक रूप से। देखिए ऐसे टोटल करना भी सही होगा या गलत होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसका एकदम डिटेल डेटा नहीं लिया, कहीं पे दिया ही नहीं है कि 28 में से 19 जो जिला है वो आप अनुसूचित क्षेत्र ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने एक समझाने के लिए आपको इस तरह से बनाया है कि याद रखेंगे 14 जो है वो पूर्ण, 5 जो है वो आंशिक। अगर ऑप्शन में ये 14, 5 ना हो, कहीं पे कुछ ऑप्शन ना हो और ऑप्शन में बताइए छत्तीसगढ़ में कितने जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और 19 ऑप्शन में है, तो आप तर्क लगा के 19 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि 14 पूर्ण रूप से और 5 आंशिक रूप से। जनपद पंचायत 146 जिसमें से 85 जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ग्राम पंचायत 11,664 है पंचायत विभाग के हिसाब से और 2011 के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से 10,971। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है, 5,050 जो ग्राम पंचायत है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ग्रामीण की स्थिति 2011 के हिसाब, जनगणना के हिसाब से बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कुल जनसंख्या, पिछले एक दशक का जनसंख्या वृद्धि और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, बहुत सारा लिखा है। लेकिन इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। ये 76.76 वाला तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, तो एक नज़र इसको पढ़ सकते हो, लेकिन ये इतना नहीं इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 5 दशक से अन्य राज्य की तुलना ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर में कमी पाई गई है। कई बार ऐसा पूछ दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ऐसा पूछ दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में वृद्धि देखी गई या कमी देखी गई है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर में छत्तीसगढ़ में 5 दशक से कमी देखी गई है। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब तो ये आता ही है। कई बार इंडिया जीएस से भी इससे क्वेश्चन आता है। इंडिया जीएस कोई भी जैसे आप पेपर दे रहे हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं है लेकिन इंडिया आप पढ़े हैं, तो वहाँ पे भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण में भी आपको नहीं मिलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण से हट के मैं आपको इस योजना के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसी तरह आज की क्लास में ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में मैं आर्थिक सर्वेक्षण से एक्स्ट्रा आपको बताऊँगा, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना, ये एक एक्चुअल में पहले तो योजना था, लेकिन ये अपने आप में एक बाद में अधिनियम इसको बनाया गया। अधिनियम मतलब एक कानून। जैसे कोई भी योजना हो गया
उस योजना का संचालन कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं होता। इसलिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में गारंटी शब्द भी जोड़ा गया और अधिनियम भी जोड़ा गया है। अब ये एक अधिनियम मतलब एक कानून है, आपको बिल्कुल इसको लाना ही पड़ेगा, लोगों को रोजगार देना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो इसके खिलाफ संवैधानिक रूप से एक्शन लिया जा सकता है। तो ये मनरेगा है, एक अधिनियम है, एक कानून है, ये करना ही पड़ेगा आपको। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये लाया गया। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अधिनियम जारी की गई 7 सितंबर 2005 ऐसे आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा है, लेकिन ये डेट आप मत याद रखिएगा, आगे मैं जो डेट बताऊँगा उसको याद रखिएगा। यहाँ से आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ कब हुआ मनरेगा, 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 में आपको याद रखना है। और वैसे ये लागू हुआ 3 चरण में। पहला चरण 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के 11 जिले में लागू हुआ, लेकिन पूरे भारत देश में अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 2 फरवरी को ही 2006 को ही आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसे चालू किया गया था। उस समय पूरे देश के 200 जिलों के साथ चालू हुआ था। उसी तरह छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में इसे शामिल किया गया, ठीक है। अब ये 11 जिले ही क्यों लिया गया, सबको क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ये अलग अलग चरण में लागू हुआ मनरेगा। सबसे पहले सबसे पिछड़े जो जिले थे उसको कवर किया गया, फिर धीरे 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 करके कंप्लीट पूरे भारत देश में से लागू किया गया। तो प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में ये लागू हुआ। ये 11 जिले आप देख सकते हैं, आगे मैं मैप में भी बता दूंगा। बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़ और राजनांदगांव। फिर 1 अप्रैल 2007 को 4 और जिले में इसे लागू किया गया, तृतीय चरण है ये। फिर तीसरे चरण 1 अप्रैल 2008 को समस्त जिले में लागू किया गया। ये डेट आप याद रखेंगे क्योंकि इसी डेट को भारत के सभी जिलों में मनरेगा लागू हुआ था, है ना। तो ये जो 4 जिले थे जब 2007 में लागू हुआ तृतीय चरण में, तो ये 4 जिले कौन कौन से थे, रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, महासमुंद। तो इसको मैं थोड़ा सा मैप में कंपेयर करके बता देता हूँ। पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण में कौन कौन से जिलों में पहले लागू हुआ, तो संभाग हिसाब से याद रखेंगे। सरगुजा संभाग में कोरिया, सरगुजा और जसपुर, ये 3 याद रखिएगा, ये दोनों आपका नहीं था, है ना। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर के अलावा रायगढ़ याद रख लेना, और दुर्ग संभाग में कबीरधाम और राजनांदगांव। वैसे आप फोकस भी करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पिछड़े जिले हैं, सबसे पिछड़े जिले, इस तरह से आप याद रख लेना, ठीक है। और दुर्ग संभाग में धमतरी, बस्तर संभाग में बस्तर के साथ दंतेवाड़ा और कांकेर, ये 11 जिले आप याद रखेंगे। फिर द्वितीय चरण में बहुत सिंपल है, कोरबा और जांजगीर चांपा एक ही सीध में है ना, ऐसे याद रख लेंगे, और ये एक ही लाइन ऐसे बना के याद रख लेंगे, रायपुर, महासमुंद। फिर तीसरे चरण में तो सभी जिले में लागू हो गया था, उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे से हट के मनरेगा के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, इसको हम मनरेगा कहते हैं। पहले ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी था, ये महात्मा गांधी शब्द नहीं था। महात्मा गांधी शब्द कब आया, आगे देखते हैं। 25 अगस्त 2005 में ये अधिनियम पारित हुआ। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के साथ 200 जिलों में ये शुरू किया गया, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के 11 जिले भी थे। फिर 1 अप्रैल 2008 को देश के सभी जिलों में इसे शुरू किया गया, ये हर डेट आपको याद रखना है। फिर 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से ये महात्मा गांधी जो शब्द जुड़ा मनरेगा हुआ, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी रेखा से नीचे अकुशल लोगों को रोजगार देना, रोजगार की गारंटी देना, मतलब आपको रोजगार दिया ही जाएगा। ये कानून था कि इनको रोजगार मिलना तय है ना। अकुशल का मतलब भी आप समझेंगे। देखिए, मनरेगा अपने आप में एक बहुत बड़ा योजना है, मतलब भारत की एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी सफलता है। इसका आज भी तारीफ होता है, क्योंकि अनस्किल्ड अकुशल मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 5वीं पास 10वीं पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई स्किल आना चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको कुछ ड्राइविंग करना आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिल्कुल अनस्किल्ड हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तो भी आपको रोज़गार मिलेगा। इसलिए ये बहुत ही बड़ी सफल योजना है भारत सरकार की, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको वो पढ़े लिखे नहीं होते, अनस्किल्ड होते, जिनको खाने का भी पता नहीं होता कि कहाँ कमाएंगे कहाँ खाएंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा ये सफल योजना है। पात्रता इच्छुक ग्रामीण को केंद्र से 100 दिन का रोजगार मिलता है, और यहाँ पे वन पट्टाधारी जो दूरस्थ इलाकों में निवास करते हैं, जो वन पट्टाधारी, इनको केंद्र से 150 दिन का रोजगार मिलता है।
इसके लाभ क्या है? 15 दिन के अंदर आप जाएंगे अप्लाई करेंगे तो 15 दिन के अंदर रोज़गार मिलेगा। इन केस 15 दिन के अंदर रोज़गार नहीं मिलता तो जितना भी मजदूरी का जो दर रहेगा उसका 1/4 आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना चालू हो जाएगा। जैसे अभी वर्तमान में जो दर है मनरेगा का 190 रुपये प्रति दिवस है ना। तो अगर आपको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो 190 का 1/4 आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और अगर 30 दिन के भीतर काम नहीं मिला तो इसका हाफ आपको, है ना, मतलब 190 का हाफ आपको मिलना चालू होगा, इसका आधा हिस्सा आपको मिलना चालू हो जाएगा बेरोजगारी भत्ता के हिसाब से। काम भी ऐसा है कि 5 किलोमीटर के अंदर देना ही देना है। अगर 5 किलोमीटर से थोड़ा भी दूर हुआ, 100 मीटर भी दूर हुआ, तो आपको बेरोजगारी भत्ता और मिलेगा 10% अलग से। इसमें केंद्र राज्य का अनुपात भी पूछा जाता है। 100 दिन का जो कार्य दिया जाता है इसमें केंद्र का ज़्यादा योगदान है। केंद्र और राज्य का जो योगदान है यहाँ पे देखेंगे, जितना व्यय होगा उसका जो केंद्र और राज्य अनुपात है वो 90:10 है। मतलब 90% केंद्र सरकार देगा। कार्य में मजदूरी और सामग्री का खर्च अनुपात भी पूछा जाता है 60:40। मतलब 60% पैसे को आप मजदूरी में व्यय करेंगे और जो सामग्री का खर्च करेंगे, जो व्यय का अनुपात है वो 40%। मतलब ज़्यादा पैसा आप मजदूरी में व्यय करेंगे, ये अनुपात है ना। मनरेगा से जुड़े अन्य कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बता देता हूँ आपको। क्रियान्वयन एजेंसी है इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। शीर्ष संस्था है मनरेगा का रोजगार गारंटी परिषद। यह योजना नहीं बल्कि एक अधिनियम कानून है। मतलब मैंने आपको शुरू ही बताया था, अधिनियम या कोई कानून बनाना मतलब आप इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अगर आपको काम नहीं मिला तो। कानून का मतलब वो करना ही करना, वो एकदम कंपलसरी हो जाता है। कम से कम 1/3 महिलाओं को आरक्षण देना इस अधिनियम में लिखा हुआ है। 1/3 कम से कम, इससे ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन मिनिमम आपको 1/3, 1/3 का मतलब 33% होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या है आपको याद रखना है, 50% आरक्षण, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है छत्तीसगढ़ में। क्योंकि ये राज्य के ऊपर है, 1/3 केंद्र सरकार ने फिक्स कर दिया है कि मिनिमम देंगे, इससे ज़्यादा आप दे सकते हैं। कम से कम 50% कार्य पंचायतों के द्वारा हो। 100 के अतिरिक्त राज्य सरकार चाहे तो काम दे सकता है लेकिन उसका 100% खर्च राज्य सरकार वहन करेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत 150 दिन का काम मिलता है। तो इसमें क्या होता है, 100 दिन का तो राज्य सरकार दे रहा है लेकिन जो 50 दिन का जो एक्स्ट्रा दिन जो है उसका पूरा खर्चा छत्तीसगढ़ सरकार वहन करता है। इसमें तो आपको पता है कि जो रेशियो है केंद्र राज्य से वो 90 और 10 है, लेकिन इसमें पूरा राज्य सरकार को देना होगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता अधिनियम 2013 ये क्यों लाया गया? रोजगार समय पर न मिलने पर भत्ता देने हेतु इस अधिनियम को बनाया गया। अगर आपको मनरेगा के तहत रोजगार समय पर नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता भी समय पर मिले, इसलिए ये अधिनियम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाया गया 2013। ये ईयर याद रखिएगा। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का जो रोजगार मिलता था उसको बढ़ाकर 150 दिन 150 दिन किया गया। तो ये ईयर याद रखिएगा, 2013-14 से पहले छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता था लेकिन अब 150 दिन का रोजगार मिलता है। लेकिन ये जो अतिरिक्त 50 दिन का रोजगार छत्तीसगढ़ सरकार दे रहा है उसका पूरा पैसा भी पूरा वहन कौन करेगा? राज्य सरकार ही वहन करेगा। क्योंकि अधिनियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 दिन का रोजगार केंद्र सरकार देगा, उसके अतिरिक्त राज्य चाहे तो दे सकता है लेकिन उसका पूरा पैसा राज्य खुद ही वहन करेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको याद रखना है कि 50 दिन का जो पैसा है वो छत्तीसगढ़ सरकार खुद देता है। वन अधिकार पट्टा धारक परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा ही दिया जाता है। देखिए 100 से अधिक होने पर तो राज्य सरकार पैसा देता है, लेकिन वन अधिकार पट्टा धारक परिवारों को 150 का 150 पूरा कौन देता है? केंद्र सरकार देता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मनरेगा को जोड़कर यहाँ पे काम दिया जाता है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण करते हैं तो हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्र में 95 दिवस कार्य अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है। आप अपना घर बनवा सकते हैं या खुद काम कर सकते हैं जिसमें 90 दिवस मानव दिवस का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र में निवास करते हैं तो 95 दिवस का अतिरिक्त कार्य का लाभ आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिलेगा।
योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक एवं डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है। योजना के अंतर्गत 2020-21 हेतु 190 रुपये प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। ये दर याद रखिएगा, पूछा जाता है हमेशा, लेटेस्ट डेटा पूछा जाता है कि मनरेगा का जो मजदूरी दर है वो कितना है, तो आपको याद रखना है 190 रुपये प्रतिदिन। योजना के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री का जो अनुपात है, खर्च करने का अनुपात, वो 60:40 है। मतलब 60% खर्चा आप मजदूरी में खर्च करेंगे और 40% खर्चा आप सामान में व्यय करेंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत आप कुछ शर्तों से मशीनों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे उत्पादकता बढ़ाने हेतु कुआं खोदने के लिए पंप सेट, कंप्रेसर, हैमर, लिफ्ट डिवाइस, सड़क निर्माण के लिए पावर रोलर, ट्रेलर इत्यादि। वैसे नॉर्मली क्या है, हाथों से काम किया जाता है, मैन पावर से यहाँ पे काम होता है, लेकिन कुछ रेयर केस में आप मशीनों का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। मनरेगा में पारदर्शिता भी है, इसमें उत्तरदायित्व भी है, तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया। मनरेगा के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण 2012 बनाया गया। इसको आप याद रखिएगा, शिकायत के निवारण के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण अधिनियम कौन सा ईयर 2012 बनाया गया। शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा ये पोर्टल है, आपको याद रखना है, www.mgnarega.cg.gov.in। इस पोर्टल में आप शिकायत कर सकते हैं, शिकायत का त्वरित समाधान देख सकते हैं। कार्यों के पारदर्शिता एवं रियल टाइम एमआईएस के लिए ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जा रहा है। ये ई मास्टर रोल या रियल टाइम क्या है, देखिए कोई भी कार्य होता है मनरेगा के तहत, वास्तव में इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। इसके बारे में मुझे कैसे पता चला, अपने समय में मेरे मम्मी पापा जो थे वो दोनों के दोनों सरपंच थे गांव के, तो कुछ कुछ काम ऑनलाइन उनको नहीं आता था, तो मैं देखता था। तो ये ई मास्टर रोल वाला मैंने ऑनलाइन देखा हुआ है। इसमें रियल टाइम मतलब आज का जो काम हो रहा है वो आज का आज दिख जाता है, प्रॉपर एंट्री होता है कि कितने लोगों ने काम किया, कितने घंटे का काम हुआ और काम में क्या क्या चीज़ किया गया है। तो ये रियल टाइम का मतलब ये होता है कि आज सुबह काम हुआ तो आज शाम तक आप पूरा ऑनलाइन सबका रिपोर्ट देख सकते हैं ना। तो ये पारदर्शिता आपको ध्यान में रखना है। रियल टाइम एमएस ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जा रहा है। ई मास्टर रोल एक पीडीएफ, जैसे आप पोर्टल खोलेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है मास्टर रोल वगैरह, उसको आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल दिखता है डेट के हिसाब से। यही चीज़ है ये। मनरेगा की धारा 27 के तहत योजना के तहत शिकायतों के निवारण के लिए 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है एवं 17 प्रादेशिक क्षेत्र भी बनाए गए हैं। शिकायत के निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति भी की गई है, तो इसकी जो संख्या वो है 17। और मनरेगा की धारा 27 सिंपल है, धारा 27 में 10 कम कर देना 17। धारा 27 के तहत शिकायत निवारण के लिए कोई नियम है जिसके तहत 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है, 17 प्रादेशिक क्षेत्र भी बनाए गए हैं। इतना डिटेल से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये आजकल देखिए सीजी पीएससी में बहुत डिटेल से पूछा जाता है और सीएमओ जैसे एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगला एक ऐप है वो है जन मनरेगा। जन मनरेगा क्या चीज़ है, भारत सरकार द्वारा आम जनों के लिए महात्मा गांधी नरेगा की मूलभूत जानकारी तथा मनरेगा के तहत निर्मित परिसंपत्तियों के जियो टैग्ड के माध्यम से, जियो टैग्ड के माध्यम से मतलब जैसे कि आपने गूगल मैप से कुछ सर्च किया होगा, जैसे आप ताजमहल भी सर्च करेंगे तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ साथ कहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, किस स्टेट में है, कौन से कंट्री में है, कौन से एरिया में, पूरा सब कुछ बता देता है, उसका पूरा इमेज दिखा देता है। उसी तरीके से जियो टैग्ड के माध्यम से मनरेगा के तहत अगर कोई कार्य किया जाता है तो प्रॉपर लोकेशन का एंट्री होता है, जियो टैग के माध्यम से उस जगह को फिक्स किया जाता है और इमेज वगैरह डाला जाता है। तो ये जन मनरेगा ऐसा ऐप है जो जियो टैग्ड के माध्यम से उन सारे परिसंपत्तियों को दिखाएगा जो मनरेगा के तहत बना है। ठीक है, तो फोटो उपलब्ध कराता है ये, जिसे जन मनरेगा मोबाइल ऐप के माध्यम से देखा जा सकता है। तो ये जियो टैग्ड क्या चीज़ है, यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा हेतु
RSC मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से केंद्रीकृत GIS प्रणाली जियो मनरेगा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रणाली से योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैग्ड लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। जो चीज़ मैंने आपको बताया, जैसे आप मैप गूगल मैप से देखते हैं चीज़ों को, उसी तरह मनरेगा के तहत जो काम हो रहा है उसका एंट्री होता है और जन मनरेगा ऐप से आप उसको देख सकते हैं, इमेजेस वगैरह। मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना के तहत किया जा रहा है। विलम्ब मजदूरी भुगतान पर मुआवजा भी मिलता है। अगर समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है तो कितना मुआवजा मिलेगा। यदि मस्टर रोल बंद होने के तारीख के 15 दिन बाद भुगतान नहीं किया जाता तो प्रतिदिन 0.05% की दर से विलम्ब मुआवजा के हकदार होता है। 0.05% बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1000 का 0.05 50 पैसा होता है ना, तो ये 0.5 भी नहीं है, 0.05 है ना, ये आप ही याद रखना थोड़ा सा। फिर अगला है मातृत्व अवकाश भत्ता। राज्य शासन द्वारा योजना अंतर्गत कार्यरत ऐसे महिला श्रमिकों को जिसने विगत 12 माह में 50 दिवस मजदूरी किया है, इनको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में 1 माह की मजदूरी का भुगतान अतिरिक्त किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला है कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाएं, क्या क्या कार्यस्थल पर आपको मिलना चाहिए। तो कार्यस्थल पर पेयजल, छाया हेतु शेड, प्राथमिक उपचार सुविधा तथा मजदूरों के 6 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर, 6 वर्ष की कम आयु लेकिन 5 एक सीमा भी है, 5 से अधिक होने पर ही शिशु घर की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। अब मनरेगा के बारे में मैंने जो भी पढ़ाया है इस टेबल में वही चीज़ लिखा हुआ है, जो सब चीज़ मैं पढ़ा भी चुका हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे 100 दिवस पूर्ण परिवारों की संख्या वर्ष 2020-21 मैंने आपको बताया था 93,464, ये याद रखिएगा। महिलाओं का प्रतिशत आप याद रखिएगा 50%। सृजित मानव दिवस ये भी मैंने बताया था 977.54। तो ये सब मैंने बता दिया है, आप इसको एक बार और रिपीट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगला योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या बिहान, शॉर्टकट में इसे बिहान भी कह दिया जाता है, NRLM याद रखिएगा, बिहान। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि ये कब चालू हुआ, 1 अप्रैल 2013 को, है ना। अब ये योजना क्यों लाया गया? स्वरोजगार के लिए, लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा सके। योजना के अंतर्गत वित्त पोषण केंद्र तथा राज्य के मध्य 60:40 के अनुपात में काम किया जा रहा है। ठीक है। तो इस योजना में एकदम ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक डेट याद रख लेना। और किससे रिलेटेड है योजना? स्वरोजगार के अवसर को सृजित कर ग्रामीण परिवार को की गरीबी दूर करना, इस योजना का उद्देश्य है। अगला है सामुदायिक निवेश कोष। सामुदायिक निवेश कोष, इसके अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह को सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 60 से 65 हज़ार रुपये तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछा जाता। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, पूर्व में संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ये आगे का रूप है, जिसका नाम चेंज किया हुआ है। इसमें 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण BPL युवकों को विभिन्न व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित युवाओं को 70% युवाओं को औपचारिक संस्थाओं में काम देने का कार्य किया जाता है। आगे मैं इसको डिटेल से बताऊंगा आपको टेबल में। अगला है रोशनी कार्यक्रम। रोशनी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल विकास हेतु प्रदेश के कुल 8 अनुसूचित जनजाति बहुल्य व नक्सल प्रभावित जिले, क्रमशः इसके नाम भी है बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव तथा बलरामपुर। ये जो 8 जिले हैं, रोशनी कार्यक्रम जो है कहाँ संचालित है, एक्चुअली में रोशनी है। रोशनी कार्यक्रम कहाँ संचालित है ये आपको याद रखना है। तो ये 8 जिलों का नाम आप मैप में बना के, जैसे मैंने पढ़ाया था सब में मैप बनाता हूँ उसी तरीके से मैप बना के आप ये 8 के 8 लिख लेना, तब आपको आसानी से याद हो जाएगा। 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल उन्नयन अंतर्गत प्रशिक्षण
दिया जाता है इस कार्यक्रम के तहत। और रोशनी परियोजना के अंतर्गत 50% महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाने का प्रावधान है। महिलाओं में 50% आरक्षण है। तो ये कौशल उन्नयन से रिलेटेड कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में ये संचालित है जहाँ पे ये काम किया जा रहा है। 8 जिलों का नाम आप याद रख लेना। एज लिमिट क्या है? 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल उन्नयन के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें से 50% महिला आरक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो चलिए इसके बारे में भी हम देखते हैं। ये केंद्र पोषित योजना है। ठीक है, अब ये केंद्र पोषित योजना है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ से देखते हैं इस योजना का जो पुराना नाम है वो इंदिरा आवास योजना था। पहले इसे इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 1996 में ये लागू हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना 1 अप्रैल से आया। ठीक है, 1 अप्रैल 2016। तो 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसका नाम बदला गया। इसका उद्देश्य बीपीएल जो गरीब परिवार के लोग होते हैं उनको पक्का आवास मुहैया कराना, शौचालय युक्त पक्का आवास दिलवाना प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है। पात्रता गरीबी क्षेत्र, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग होते हैं बीपीएल परिवार, उनको ही ये पात्रता है। आरक्षण क्या क्या है इसमें? एसटी एससी को 60%, अल्पसंख्यक को 15% और दिव्यांग को 3%। ये आरक्षण भी आप याद रख लीजिएगा। प्रावधान नवीन आवास हेतु 70,000 और पहाड़ी क्षेत्र में आवास हेतु 75,000। इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात प्रारंभ में, पहले जब इंदिरा आवास योजना था तब केंद्र और राज्यांश जो था वो 75-25 था। अब जो है 2015-16 से 60:40 है। मतलब 60% पैसा केंद्र देगा और 40% जो पैसा है वो राज्य देगा। PMAY के मुख्य उद्देश्य, ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में और कुछ देखते हैं कि क्या क्या है। आवास निर्माण के लिए जगह को पहले जो 20 वर्ग मीटर था इसको बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया है। इसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र शामिल किया गया है। तो रसोई के लिए जगह बढ़ाया गया है, इसलिए 20 से अब 25 वर्ग मीटर हो गया है। 25 वर्ग मीटर तक आप इस योजना के तहत घर बना सकते हैं। मैदानी क्षेत्र में पूर्व से सहायता को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। जैसा कि हमने पढ़ा था 70,000 रुपये, तो 70 से बढ़कर 1.2 लाख रुपए और पर्वतीय क्षेत्र में 75 से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपए है। ठीक है, 1,30,000, ये 1,20,000। तो इसका भी डिटेलिंग हम देखेंगे कि ये कैसे 1,20,000 या कैसे 1,30,000 हुआ। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो अनुपात है वो 60:40 है। सामान्य क्षेत्र के हितग्राही को आवास निर्माण के लिए कुल 1.47 लाख, 1,47,000। इसमें क्या क्या मिलेगा? 1,20,000 रुपये तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी को भी आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप उसको 27,000 करीब जोड़ देंगे, तो इस तरह से ये 1.47 लाख बनेगा। और इसी तरह से यहाँ पे आईएपी ज़िले, मतलब जो पिछड़े ज़िले हैं, आईएपी ज़िले में कुल जो है वो इससे बढ़कर 1.58 लाख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 95 दिन का मजदूरी मिलेगा। ठीक है, 1.30 लाख तो मिलेगा। उसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 95 दिन की मजदूरी तथा शौचालय सहित जो कुल राशि हो जाएगा वो 1.58 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ जो मैंने बताया था कि 70,000 मिलता है सामान्य क्षेत्र में और दुर्गम क्षेत्र में 75,000, इसको बढ़ाकर 70 से बढ़ाकर कितना बढ़ गया? ये 50,000 बढ़ गया, तो 1,20,000 हो गया। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे कि यहाँ पे 1,30,000 हो गया। फिर अगला योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को आरंभ हुआ। 25 दिसंबर को ही क्यों? 25 दिसंबर अटल बिहारी जी का जन्मदिन है इसलिए। और 25 दिसंबर
इसलिए भी किया गया था कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, वो बहुत पहले से इसका ये काम वो करना चाहते थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही देन है, मान के चल सकते हो, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गाँव गाँव में जो सड़क बना हुआ है। उद्देश्य पक्की सड़कों द्वारा गांवों को जोड़ना। पात्रता सामान्य क्षेत्र में 500 से अधिक आबादी और आदिवासी क्षेत्र या आईएपी। आईएपी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। तो आदिवासी क्षेत्र या आईएपी में अगर एकदम समझ नहीं आएगा तो पिछड़ा क्षेत्र ऐसे समझ लेना। आदिवासी क्षेत्र या पिछड़ा क्षेत्र में 200-250 से आबादी तक का भी है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाया जाएगा। प्राथमिकता क्रम क्या क्या है? पहला प्राथमिकता रहेगा कि 1000 से अधिक आबादी, लेकिन अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो 5 से अधिक आबादी होना चाहिए। दूसरा है 500 से अधिक आबादी, लेकिन अगर इस सीधा हाफ हो जाता है, 50% होता है ना, तो प्राथमिकता पहले ऐसे गांव जिसमें 1000 की आबादी है, लेकिन पहले ऐसे गांव जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है तो 500 की आबादी है। उसके बाद 500 से अधिक आबादी तो अनुसूचित क्षेत्र है तो 250 से अधिक आबादी। 9 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये आबादी को और कम कर दिया गया। 100 से अगर 249 जनसंख्या है तब भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क बनेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। और 25 दिसंबर 2015 में क्या एक और चेंज आया, भारत सरकार ने मेरी सड़क ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से आप इसकी और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। योजना के प्रारंभ से अब तक कितना लंबाई का सड़क बना है, पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ, कितना पुल, कितना करोड़ यहाँ पे खर्चा हुआ है। तो ये तो शायद ही पूछा जाएगा, बस जानकारी के लिए एक बार पढ़ लेना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिर्फ अन्य जिला एवं ग्राम सड़कों को सम्मिलित किया जा सकता है, शहरी क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, शहरी क्षेत्र के सड़कों का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नहीं बनता। फिर अगला है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। 23 अप्रैल 2011 को इसे लाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नहीं आने वाले बसाहटों को 12मासी पक्के सड़क से जोड़ना। ऐसे गांव, ऐसे छोटे मोटे गांव या बसाहट जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड को नहीं पूरा करता था, वहाँ भी अगर सड़क बनाना है तो उसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लाया गया। हर 1.5 किलोमीटर के अंदर यात्री प्रतीक्षालय बनाना भी इस योजना का उद्देश्य था। सामान्य क्षेत्र में 500 से कम आबादी, पात्रता ऐसा रहेगा इसमें, और आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी। विशेष ये राज्य पोषित योजना है। अब इसमें नाबार्ड का भी योगदान है 80% और राज्य का 20%। तो इस योजना के तहत भी कितना काम हुआ है और कितना राशि खर्च हुआ है ये सब लिखा हुआ है डिटेल, लेकिन ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। 9 अप्रैल 2012 को ये लाया गया। गांवों में कंक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण गौरव पथ के तर्ज पर, जैसे शहरों में होता है उसी तर्ज पर गांव में कंक्रीट का सड़क हो और सड़क के बगल में नाली हो, इसलिए मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना लाया गया। पात्रता ऐसे गांव जहां धूल, मिट्टी, कीचड़ आदि की समस्या होती है। कम से कम एक तरफ, इसमें क्या क्या विशेष बातें हैं, क्या क्या प्रावधान था, कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण आवश्यक है। सड़क की लंबाई 200 से 500 मीटर। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाते जाता हूँ, आप याद रखेंगे, आपको थोड़ा याद भी हो जाए। लंबाई कितना होना चाहिए, 200 से 500 मीटर है ना, लंबाई होना चाहिए। चौड़ाई 6 मीटर, ये जो चौड़ाई है वो 6 मीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे 4 मीटर कंक्रीट की सड़क। चौड़ाई तो पूरा आपका 6 मीटर होना चाहिए, ये पूरा जो चौड़ाई 6, लेकिन इसमें से जो है 4 मीटर जो है कंक्रीट का सड़क होना चाहिए और दोनों तरफ 0.5 का खरंजा होना चाहिए। दोनों तरफ यहाँ पे 0.5 का और यहाँ पे 0.5 का खरंजा होना चाहिए। खरंजा का मतलब सड़क के बगल में फिसले ना गाड़ी वगैरह या फिर चलते बने करके जो गिट्टी या बारीक पत्थर वगैरह डालते हैं वही होता है खरंजा। ठीक है, और एक तरफ जो है नाली होना चाहिए, तो एक तरफ नाली रहेगा। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है,
अब इस योजना के तहत भी कितना काम हुआ है ये सब डिटेल लिखा हुआ है, जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना लगभग सेम है, बस आप ईयर याद रख लेना। 11 अक्टूबर 2014 को पूरे देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू किया गया और विधायक आदर्श ग्राम योजना 29 अक्टूबर 2014। ठीक है, तो 11 अक्टूबर ये और ये 29 अक्टूबर, और ईयर दोनों का समान ही है। इसमें क्या किया जाता है एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना में जितने भी सांसद हैं, 11 लोकसभा तथा 5 राज्यसभा सांसदों को 16 गांव सौंपा जाता है। ठीक है, सबके सब एक एक सांसद को एक गांव सौंपा जाता है और ये बोला जाता है कि आप उसको आदर्श बनाइए, अच्छे से विकास करिए, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उसी तरह विधायकों को एक एक गांव सौंप दिया जाता है। तो कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, इसमें सांसदों को सौंपा जाता है, इसमें विधायकों को सौंपा जाता है। ठीक है, फिर अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। 2 अक्टूबर 2014 को इसे लाया गया और यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो उद्देश्य था पूरे भारत को स्वच्छ करना, शौचालय मुक्त करना, 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौचालय मुक्त करना, ये स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य था। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 भी आप याद रखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लक्ष्य अनुरूप 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ। ठीक है, लेकिन आप एक और डेट याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2020 को याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2020 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज़ 2 शुरू किया गया, जिसका क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक किया जाएगा। तो स्वच्छ भारत मिशन 1 तो कंप्लीट हो गया, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती 2019 2 अक्टूबर को खुले में शौच मुक्त के साथ घोषित हो गया, लेकिन फेज़ 2 का जो ईयर है वो है 1 अप्रैल 2020। फिर अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य से दिनांक 21 फरवरी 2016 को की गई। मिशन की परिकल्पना अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों को क्लस्टर को रूरबन गांव के रूप में विकसित करना। इतना खतरनाक यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, आप समझ नहीं पाओगे, मैं एकदम सिंपल शब्द में समझा देता हूँ। गांव का शहर के जैसे विकास करना, लेकिन पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, जैसे शहर में जो सुविधा होता है वैसे भी गांवों में एक क्लस्टर बनाया जाए, एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे वो हर सुविधा उपलब्ध हो जाए जो शहर में होता है, लेकिन गांव के पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, वहाँ के पेड़ पौधों को, वहाँ की नदी नालों को कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। तो इसको हम बोलते हैं समावेशी विकास, कि वहाँ की हम परिस्थिति को बिगाड़ते नहीं, छेड़ते नहीं। तो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना। मिशन के अंतर्गत देश भर में 300 रूरबन क्लस्टर का सृजन किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य के 3 चरणों में कुल 18 क्लस्टर का चयन किया गया, जिसमें से 11 जनजाति क्लस्टर तथा 7 गैर जनजाति, 11 जनजाति 7 गैर जनजाति, कुल 18 क्लस्टर, और पूरे देश भर में 300 क्लस्टर। राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में जारी रैंकिंग अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर रहा। ये वाला हम देखते हैं, 19 दिसंबर 2019 में प्रथम स्थान पर रहा। किस किस चीज़ में? देश में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स स्टेट और दूसरा है पहला FTO जारी करने वाला क्लस्टर की श्रेणी में भी प्रथम पुरस्कार। तो ये 2 चीज़ है जिसमें भारत में प्रथम रहा छत्तीसगढ़। अगला टॉपिक जो होगा हम लोगों का वो है नगरीय विकास, जो कि जल्द से जल्द हम लेकर आएंगे। 1-2 दिन का समय इसलिए लग जाता है क्योंकि आप देख ही रहेंगे कितना डेटा होता है और कितना टाइपिंग करना पड़ता है। टाइपिंग के साथ साथ मैं मैपिंग भी कर देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि 1 हफ्ते में ये कंप्लीट आर्थिक सर्वेक्षण ख़त्म हो जाए। और दोस्तों इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। व्यूज़ बहुत कम आ रहे, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि कभी भी देखो हेल्प आप लोगों का हो, है ना। इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा ऐसा पैसा नहीं आता,
कितनों भी ज़्यादा 10,000 भी लोग देखते हैं तो मुश्किल से 200-300 रुपये बनता है एक वीडियो का। लेकिन ये पैसे के लिए हम नहीं कर रहे हैं, आप इसको आप एग्ज़ाम में अच्छे से हेल्प मिले इसलिए हम कर रहे हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।